चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले जीएस देख लेते हैं, फिर कंप्यूटर देखेंगे, ऐसे ही चलते चलते फिर रीजनिंग उपेंद्र सर आपकी करा देंगे और लास्ट में हिंदी पे आएंगे। तो पहला क्वेश्चन आया था आपका, राज्य और उसके राज्य पक्षी के संबंध में सही जोड़ी का पता लगाएं। तो आपको राज्य और उसके राज्य पक्षी बताने थे। अभी तक क्या हो रहा था कि यूपी भर के जितने भी आप हैं, राज्य का पक्षी यूपी का देख लिया आपने, पशु देख लिए, जितने भी राज्य के चिन्ह है वो आपने देख लिए, और थोड़ा बहुत जो न्यूज में है उनसे काम हो जाता था। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है कि कहीं से कुछ भी न्यूज में रहा हो, एक पैटर्न समझो, पहले पैटर्न पे ही बात कर ले रहे हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो भी एग्जाम हो रहे हैं, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, अगर आपकी जीएस उसमें 30 मार्क्स से, जैसे 100 मार्क्स का क्वेश्चन हो रहा है, 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, या उससे ज्यादा क्वेश्चंस हैं लेकिन 30% से कम जीएस है आपकी, तो उसका पैटर्न है कि ये कन्वेंशनल जीएस नहीं पूछ रहे हैं। कन्वेंशनल क्या होता है कि हिस्ट्री प्रॉपरली जो आप पढ़ते हो, एंशिएंट मिडाइवल वगैरह, पॉलिटी जो पढ़ते हो, इकोनॉमी पढ़ते हो, इसमें से आप देखो कि मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चंस आए हैं सारे, ठीक। तो कन्वेंशनल जीएस का यहां रोल नहीं है। ये क्या पूछ रहे हैं कि जो भी चीजें न्यूज में रही उसी से रिलेटेड जीएस उठा ले रहे हैं। अब इसके लिए बेस्ट प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए कि आप तो बस डेली आदत डाल लो 15 से 20 मिनट कोई ना कोई करंट अफेयर्स पढ़ने का। हर दिन के मुश्किल से 13 से 14 करंट अफेयर्स होते हैं, मैक्सिमम बता दिए पर डे के, आपने उनको पढ़ लिया और रिपीटेड भी होते हैं। जैसे G20 की आज मीटिंग हुई तो G20 आ गया, अब G20 का एक करंट होगा प्लस उसका स्टैटिक पोर्शन आपने जीएस देख लिया। तो सेम ऐसे करके ये चल रहे हैं, इनका पैटर्न है। जो भी एग्जाम्स 30% से कम जीएस आ रही है उनका पैटर्न एक समझ में आया है लास्ट 2-3 पेपर देख के, कि जो चीज़ें आपकी करंट में थी वो उठा ले रहे हैं, वो कहीं से भी हो, कोई नृत्य हो, कोई वो, इतनी गहराई से जो कन्वेंशनल चीज़ें पूछ रहे हैं वो इतनी गहराई में जाके पूछ रहे हैं। अभी क्वेश्चन बताऊंगा कि नॉर्मल लोग क्या, वो जो अच्छे से पढ़ के बैठे हैं वो भी सॉल्व नहीं कर पा रहे। 1-2 क्वेश्चन तो इन्होंने यूपीएससी वाले रिपीट कर दिए, उन पर भी बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यही था कि राज्य और उनके राज्य पक्षी के संबंध में सही जोड़ी बतानी। अब ये देखो, एक चीज सुविधा दे रहे हैं कि आपसे पूछा गया कि सही जोड़ी बताओ, तो सही जोड़ी में आप क्या करोगे, जो न्यूज में रहा है, दैट मीन्स 3 आपको नहीं आ रहे लेकिन जो न्यूज में रहा है वो आना चाहिए। तो न्यूज में था आपका ये हरियल पक्षी, महाराष्ट्र का है। यहीं से इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि महाराष्ट्र का जो आपका राज्य पक्षी है वो कौन सा है, पीले पैरों वाला हरा कबूतर, जिसको हरियल बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा केरल राज्य सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, जिसका नाम राज्य के 16वीं शताब्दी के एक भक्ति कवि के नाम पर रखा गया है। ये अगर आप लोगों को याद हो तो इसके पहले मैंने जो पार्ट 1 से लेके 4 में हैंड रिटन आपको दिए थे उसमें ये कराया था। उस टाइम पे ये सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार किसी को मिला था और मैंने ये चीज बताई थी आपको। तो ये कौन हो जाएंगे आपके, एजुथावन पुरस्कारम, ठीक है। तो ये भी हर एक चीज, अब केरल का साहित्यिक पुरस्कार कौन पढ़ता है, आप इंडिया के नहीं पढ़ पाओगे। साहित्य अकादमी अलग अलग भाषाओं में साहित्यिक पुरस्कार देते हैं, आप सारे नहीं याद कर पाओगे। पहले कौन से आते थे, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, के बिरला सम्मान, ये सम्मान आ जाते थे, आपका काम हो जाता था, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब ये लोग क्या चले गए हैं कि जो भी चीज न्यूज में रही है, चाहे वो एसएससी मेन एग्जाम्स की फिर बता रहा हूं, जिसमें भी 30% या उससे कम जीएस आ रही है, उसमें क्या कर रहे हैं, चाहे वो आपकी एसएससी हो गई हो, चाहे आपके ये छोटे एग्जाम हो गए जिसमें रीजनिंग आ रही है, इसके बाद हिंदी भी आ रही है ना, कंप्यूटर आ रहा है, तो इसमें ये क्या कर रहे हैं कि करंट से क्वेश्चन उठा रहे हैं। जीएस आपकी कन्वेंशनल नहीं है, जीएस में करंट में जो चीज आई हुई है वो कहीं से भी उठा ले रहा है। तो ये क्या था, एजुथावन पुरस्कारम। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आप करंट पढ़े होगे तभी कर पाओगे। निम्न में से कौन हाल ही में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप पदक में कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। ये भवानी देवी थी। अब ये बताओ, एशियाई चैंपियनशिप चल रही है, ठीक है। मैंने ये चीज बोली थी कि जो भी महिला प्रथम होगी, जो भी महिला ने कुछ भी अच्छा किया होगा, वो आपको जरूर उसको हाईलाइट कर लेना है। ये जो भवानी देवी है तलवारबाजी में, वो भी एशियन चैंपियनशिप में है, विश्व चैंपियनशिप की भी बात नहीं हो रही है। इसमें इन्होंने क्या किया है, तलवारबाजी में कांस्य पदक जीता था, तो ये आ गई भवानी देवी। गोल्ड की भी बात नहीं हो रही। आगे चलते हैं। उस कार्यक्रम का नाम बताएं जो हाल ही में उद्योग और शिक्षा क्षेत्र में रक्षा अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए, मतलब डीआरडीओ ने एक कार्यक्रम किया था, दिल्ली में आयोजित किया था।
इन्होंने क्या बोला था कि शिक्षा के क्षेत्र में जो रक्षा अनुसंधान और विकास है इसको बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम हो रहा था। ठीक है, तो कहाँ आयोजित किया था ये? इस शिविर का नाम था अनुसंधान चिंतन शिविर। ठीक है, अनुसंधान चिंतन शिविर था ये, दिख रहा है आप लोगों को क्लियर? और डीआरडीओ ने किया था। ये भी करंट का, मैं सारे क्वेश्चन आपको बता दूंगा, कहीं ना कहीं से करंट से रिलेटेड है। और करंट आप लास्ट टाइम में पढ़ने बैठ रहे या बुक से भी पढ़ने बैठ रहे हो ना, तो आप 50% 60% से ज्यादा नहीं कर पाओगे। अब एक आदत डाल लो, हर पर्सन को बोल रहा हूं जो भी सीरियस है और छोटे एग्जाम देने हैं, आप दो तरीके हैं। जो कन्वेंशनल पढ़ाई नहीं छोड़ सकते हो, कन्वेंशनल हिस्ट्री पॉलिटी आपको कन्वेंशनल आनी चाहिए, क्योंकि ये कभी भी चौंका सकते हैं। अगर उसका वेटेज इन्होंने जिस बार ज्यादा किया तो जो यूपीपीसीएस वाले या नॉर्मल स्टूडेंट हैं वो आराम से कर जाएंगे। तो आपको वो चीज नहीं करनी है। ठीक है, वो तो पढ़ के बैठना है और फिर करंट के सहारे अपनी तैयारी करनी है। तो अनुसंधान चिंतन शिविर था ये। आगे चलते हैं। कोसा सिल्क, ये भी न्यूज में था। कोसा सिल्क जो है, जो एक भारतीय रेशम कीट एंथेरिया माइलिटा के कोया से प्राप्त होता है, निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? अब ये सब जानकारी देने की इनको जरूरत ही नहीं थी कि भारतीय रेशम कीट किससे प्राप्त होता है, क्या नहीं होता है। छत्तीसगढ़ का है, कोरबा डिस्ट्रिक्ट में ये पाया जाता है कोसा सिल्क। ठीक है, साड़ियां बनती हैं इससे। आगे चलते हैं। सूर्य का प्रकाश, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आया था, ये तो सबको पता होना चाहिए कि जो सूर्य का प्रकाश है ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, निम्न में से किस सेल का उपयोग करके बिजली में परिवर्तित किया जाता है? ये सबको पता होना चाहिए, फोटोवोल्टाइक सेल। ठीक है, फोटोवोल्टिक सेल जो है वो यूज होती है इसमें। जो भी आप सोलर पैनल लगते हैं वो तो सबको पता होगा, सोलर पैनल तो जो प्रकाशी ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में क्या है, कन्वर्ट कर देती है। आगे चलते हैं। नुआखाई, ये भी फिर से दे दिया। ये चीज अब आप कितने उत्सव पढ़ोगे ये बताओ? सबका एक राजकीय उत्सव पढ़ लिया, कुछ ऐसा हो न्यूज में हो जैसे हॉर्नबिल महोत्सव है तो ये आपने पढ़ लिया कि हाँ ये यहाँ का अरुणाचल प्रदेश का ऐसा है वैसा है, वो सारी चीजें तो आप कर जाओगे, लेकिन इतना डिटेल में कहाँ तक जाओगे? फिर आप यूपीएससी की तैयारी तो कर नहीं रहे कि हर चीज की जानकारी हो, उतना समय भी नहीं, क्योंकि आपको रीजनिंग, यूपीएससी वालों को रीजनिंग तो नहीं पढ़नी है, सीसेट निकालना, वो तो क्वालिफाइंग है, जोड़ तो नहीं रही उनकी। ठीक है, आपको रीजनिंग भी पढ़नी है, यूपी स्पेशल भी पढ़ना है। तो ये क्या कर रहे हैं कि करंट के सहारे ये डीपली चले जा रहे हैं। तो नुआखाई एक फसल उत्सव भारत में मुख्य रूप से निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो कौन सा राज्य है आपका ये? उड़ीसा, पश्चिमी उड़ीसा में मनाया जाता है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में किस याचिका का अर्थ है सूचित होना या प्रमाणित होना? अब देखो, ये क्वेश्चन इन्होंने कन्वेंशनल पूछा है, यही एकमात्र मुझे पॉलिटी से क्वेश्चन दिखा है जो कन्वेंशनल है, और ये सिंपल था। ये जो आपको पढ़ाया गया उसी में लिखा था, उत्प्रेषण है ये, सर्च योरी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। अगर इसके आगे एक टैगलाइन जाओ तो टू बी सर्टिफाइड, ठीक है, टू बी सर्टिफाइड या टू बी इन्फॉर्म्ड होता है, तो वो है। इसमें कोर्ट क्या करता है, किसी लोअर कोर्ट से या तो जानकारी मांग लेता है या उससे मामला अपने यहां मंगा लेता है। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत ने निम्न में से किस विदेशी मित्र देश की नौसेना को उसकी नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 1991 में कमीशन किए गए खुखरी क्लास का युद्धपोत आईएनएस किरपाण उपहार में दिया? ये डायरेक्ट चाहते तो क्वेश्चन इतना लिख देते भाई, भारत ने किस विदेशी नौसेना को आईएनएस किरपाण दिया। हाल की ही न्यूज है, इससे भी आइडिया लगा पाओगे आप। ये देख लेना किस दिन की न्यूज है, 1 महीने से पुरानी नहीं है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि करंट अफेयर्स कब तक का पूछते हैं। वियतनाम को दिया था, ये जिक्र भी मैंने किया था कि इनको दिया है। चाइना इससे चिढ़ भी रहा था कि इससे शांति भंग होगी, क्योंकि चाइना का वियतनाम से जो साउथ चाइना सी है ना, उसमें पंगा चल रहा है और भारत वियतनाम को ये सब चीजें दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका वियतनाम। आगे चलते हैं। हर एक क्वेश्चन आप देखोगे जीएस का कहीं ना कहीं करंट से रिलेटेड है। भारत में मानहानि को आईपीसी भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया? अब ये जो मैंने बोला ना धाराएं, खैर इसका जो मानहानि वाला है इसका तो मैंने कई बार जिक्र किया, जिसने भी पॉलिटी के लेक्चर्स देखे होंगे मैंने कई बार इसका जिक्र किया है कि मानहानि आपका कौन सा है, 499 धारा है। कई लोगों पे लगा है, केजरीवाल पे लगा, अभी राहुल गांधी पे लगा था, जो उन्होंने सारे मोदी वालों को, हो सकता है इसी वजह से आया भी हो कि जो उन्होंने सारे बोल दिए थे ना, सारे मोदी ऐसे हैं उस पर। ठीक है, तो ये क्या है, सेक्शन 499। अब जैसे आप करंट पढ़ रहे हो, करंट के साथ कोई आपको हल्का सा जीके बता दे,
तो करंट में न्यूज रही होगी, उसने हल्का सा बता दिया कि ये मानहानि वाली धारा कौन सी है। यहां से आपकी जीके भी हो रही है, करंट भी हो रहा है तैयार। निम्न भारतीय रेलवे मार्गों में से किसको ब्रिटिश काल के दौरान क्राउन ज्वेल समझते हो, जो उसका माथे का सिंहासन होता है, सिंहासन का मेन जो होता है हीरा, ठीक है, रत्न माना जाता था, और इसमें दुनिया का सबसे ऊंचा मल्टी आर्च गैलरी ब्रिज भी शामिल है। तो ये आपको पता होना चाहिए। कालका शिमला रेलवे है। अभी हाल ही में हिमाचल वगैरह में जो बाढ़ वगैरह आई है, जो भूस्खलन वगैरह हुआ है, उससे भी इसको बहुत नुकसान पहुंचा है, और इसको विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया। आगे चलते हैं। IIHR भारतीय बागवानी और अनुसंधान संस्थान बागवानी के विभिन्न पहलुओं पर बुनियादी, अब जूनियर असिस्टेंट का आप एग्जाम दे रहे हो। देश में संस्थान बहुत है, संस्थान तो आपको पढ़ के जाने, UPTPLSC के हैं, तो ये तो नॉर्मल सा आ गया था। फिर भी वीडियो में ये ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे ये क्वेश्चन आपका, कि वीडियो में बागवानी, खेती, ग्रामीण विकास से संबंधित आएगा। यहाँ इन्होंने पूछ लिया, तो ये कहाँ पे आपका, बेंगलुरु में, कर्नाटक में। आगे चलते हैं। टेक रेवोल्यूशन, गुड आफ्टरनून। निम्न में से किस घटना के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली? ये नॉर्मल सा आपका आ गया, मॉडर्न हिस्ट्री का सबको बताया गया है कि इन्होंने क्या किया था, आपका बारडोली सत्याग्रह, और इसके बाद वहां की महिलाओं ने क्या किया था, इनको सरदार की उपाधि दी थी। ये सबसे हो जाना चाहिए था। फिर से ये देख लो, निम्नलिखित प्रसिद्ध भारतीय जलप्रपातों और उनसे संबंधित राज्यों का मिलान करें। अब देखो ज्योग्राफी का भी, फैक्चुअल ज्योग्राफी कितने अंदर से पूछ रहे हैं। वो जैसे जोग, गारसोपा, चित्रकूट, ये सब जलप्रपात आप लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक है, ये भी पढ़ाए होंगे शायद, इसमें एक दो तो आ गए होंगे आपके, जो लिस्ट दी थी आपको, ठीक है। लेकिन इतने अंदरूनी ऐसे तो बहुत सारे जलप्रपात हैं, सारे इन्होंने उन स्टेट के उठा लिए जिनके नाम नॉर्मल नहीं होते हैं और आदमी आसानी से याद नहीं रखता। तो इन्होंने बता दिया। मैगोड कहाँ है आपका, कर्नाटका में। इसको अगर करना चाहते तो थोड़ा सा, या तो मीना मुट्टी आपने पढ़ा होगा, मीना मुट्टी आपका कहाँ है, केरला में, यहां से हो जाता। थलैयार आपका कहां है, तमिलनाडु में। इसके बाद क्या बचा, मैगोड कर्नाटक, और नोह कलिकाई कहां है आपका, मेघालय। तो क्या हो जाएगा, ये पहले का चौथा, एक मिनट, इसका अगर देखो तो क्या होगा, पहले का हो जाएगा चौथा, तो पहले का डी कहां है, 2 में है, इसमें है और इसमें है। इसके बाद दूसरे का क्या हो जाएगा, सी, तो दूसरे का सी दोनों में है। फिर क्या हो जाएगा, तीसरे का हो जाएगा आपका ए, तीसरे का ए आपका इसमें है, लास्ट वाले में, तो यही लास्ट सही हो जाएगा आपका आंसर। ये देखो, विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र, इसमें पशुदंत कथाओं का जिक्र है, और ये बोला है कि किस भाषा में। ये चीजें थोड़ी सी बोला ना, कि अगर आपको कन्वेंशनल जीएस भी दे रही है, तो जीके का क्वेश्चन है, जीएस का भी नहीं है, उसमें भी ये थोड़ा सा डीप में चले जा रहे हैं। डीप में जाने का सिंपल सा मतलब है कि ये चाह रहे हैं कि जो नॉर्मल पढ़ के आ जाते हैं 2-3 दिन, वो स्टूडेंट इनके क्वेश्चन ना कर पाए। सिंपल सा इनका कहना ये है, ठीक है। या जो रिपीटर्स हैं, जो सोच रहे हैं कि हमें कुछ नया ना पढ़ना पड़े, तुरंत आ जाए, तो उनको भी प्रॉब्लम होगी। ये आपको पता होना चाहिए। ओरिजिनल आपकी संस्कृत में लिखी थी, इसके बहुत सारे अनुवाद भी हुए हैं। अगर कलीला दिमना करके इसका अरबी में अनुवाद हुआ है, इसका भी मैंने जिक्र किया था। तो इन कहानियों का अनुवाद भी हुआ है अलग अलग भाषाओं में। आगे चलते हैं। भारत में स्थित उस पर्वतीय चोटी का नाम, अब देखो फिर से जीएस आपका क्या आ गया, कि भारत में स्थित उस पर्वतीय चोटी का नाम बताएं जिसे महान बर्फ के 5 खजाने के रूप में जाना जाता है। 5 खजाने, 5 भंडार, सोना चांदी, ये वो क्या है, किसे है, मेनली आपको चोटी बतानी। फिर से ये कौन सा क्वेश्चन लेके आ गए हैं, सिंपल सा समझो, ये आपका कोई न्यूज में नहीं था, कोई करंट से रिलेटेड नहीं है। ये इन्होंने कोशिश की है कि फैक्चुअल ज्योग्राफी दें, वो भी जिन लोगों ने एमसीक्यूज पढ़े होंगे वहां मिल गया होगा, नहीं तो ये क्वेश्चन आसानी से नहीं मिलता, ठीक है। इसका हो जाएगा आपका क्या, कंचनजंगा। कंचनजंगा पर्वत है आपका, 5 यहाँ पे पहाड़ हैं, ठीक है, ये पर्वत श्रेणी है। कंचनजंगा एक सिंगल पर्वत नहीं है, पर्वत श्रेणी है। इस श्रेणी पे 5 पहाड़ हैं कंचनजंगा पे, ठीक है। और इन्हीं 5 को क्या बोला जाता है, क्योंकि बर्फ तो आपको पता है 3000 मीटर से ऊपर चले जाओ आप, बर्फ जमी मिलेगी।
बर्फ जमी मिलेगी तो सारे पर्वत क्या बर्फ के पर्वत हैं, तो इनको क्या बोला जाता है? महान बर्फ के 5 खजाने, जिसमें सोना, चांदी, रत्न, अनाज और भगवान की पवित्र पुस्तकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये है आपका कंचनजंगा। आगे चलते हैं। फिरोज शाह कोटला, ये नॉर्मल था, ये हर चीज जैसे बोले ना, सिटी भी आदमी नहीं सारी पढ़ पाता है कि कौन सी सिटी किस नदी के किनारे है। यहां तो आपका क्या पूछ लिया इन्होंने कि एक फिरोज शाह कोटला, ये दिल्ली का एक एरिया है। दिल्ली 7 दिल्ली है टोटल, ठीक है, 7 भाग में दिल्ली बसी हुई है, फिरोज शाह कोटला एक है, फिरोज शाह तुगलक ने बसाई थी। तो किस नदी के तट पर बसाया गया? यहां पे अगर आप थोड़ा सा एलिमिनेशन से जाते तो देखो, अगर जैसे कुछ भी नहीं पता तो गोदावरी यहां है नहीं और गंगा यहां है नहीं, यमुना और हिंडन में आपको क्या होता? कंफ्यूजन होता। यमुना और हिंडन दोनों ये दिल्ली में है, लेकिन ये कहां है? यमुना नदी के किनारे। आगे चलते हैं। वर्ष 1982 में नई दिल्ली में आयोजित किस खेल, अब देखो ये क्वेश्चन किस लिए पूछा है आपसे, क्या आप कर पाओगे? 1982 में, वो भी ये नहीं पूछा है कि कौन से खेल आयोजित हुए थे, ये पूछा है इसका शुभंकर, है ना, कि ये शुभंकर किस खेल का था। ये इतने डीपली ये सामने से चाह रहे हैं। ये जितने भी होंगे मुझे लगता है मैक्सिमम लोग केवल तुक्का मार के आए होंगे, इसमें कुछ बनता ही नहीं था। तो क्या हुआ कि नई दिल्ली में आयोजित किस खेल कार्यक्रम के शुभंकर के रूप में अप्पू एक हाथी का उपयोग किया गया था? तो ये था आपका एशियाई खेल। यहां पे कॉमन सेंस लगा सकते थे आप। राष्ट्रीय खेल वगैरह ना होते थे, पहले भी होते थे, अब जो खेलो इंडिया चल रहा है तो अब ज्यादा होने लगे, उस टाइम पे इतना ज्यादा क्रेज था नहीं इनका, ठीक है। शुभंकर वगैरह उतने लाइमलाइट में नहीं रहते थे, ये मेनली राष्ट्रमंडल खेल जब से आए तब से शुभंकर ज्यादा लाइमलाइट में आने लगा। तो ये एशियाई खेल था। आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, ये एकदम सिंपल सा पूछ दिया था, नॉर्मल लोग जो हिंदी बेल्ट से हैं उनको सब पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पे आधारित है। पहला महीना इसका कौन सा है, ठीक है, तो पहला महीना कौन सा है इसका? चैत्र। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, ये तो सब लोगों को याद ही होते हैं, ठीक है। चैत से शुरू होता है, फागुन में खत्म होता है। आगे चलते हैं। एआई, हाँ ये थोड़ा कंप्यूटर के क्वेश्चंस आ गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन को लागू करने के लिए दी गई भाषाओं में से कौन सी भाषा आमतौर पर उपयोग नहीं की जाती है? तो ये पूछा, एक क्वेश्चन अगर मैंने एआई में आपको एमसीक्यूज कराए थे, ये शायद एक उसमें क्वेश्चन था, तो ये आपकी कौन सी आ जाएगी? पर्ल। ये शायद पहले ही क्वेश्चन था जो मैंने कराया था, वो हिंदी में पर्ल लिखा था आई थिंक। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सी ईमेल सेवा संचालित की जाती है? ईमेल, इंटरनेट पे तो बहुत सारे एमसीक्यूज हमने प्रोवाइड करा दिए थे लास्ट में, मैंने नहीं देखा था उनमें कौन कौन से थे, बट आई होप कि मैक्सिमम एमसीक्यूज आपको वहां से मिल गए होंगे, और बहुत सारी चीजें तो जो क्लास में कंटेंट प्रोवाइड कराया गया होगा वहां से मिल गए होंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका? आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक आता है, उसमें आप किसी का भी लॉगिन भी कर सकते हो और किसी को भी लॉगिन कर सकते हो। आगे चलते हैं। साइबर सुरक्षा हमले के लिए क्या शब्द है जो बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े उपकरणों को लक्षित करता है? तो इसमें देखो, परस्पर जुड़े हुए एक नेटवर्क है, उसको ये अटैक करता है, तो एक तो ये आपका डिनायल ऑफ सर्विस हो जाएगा, DDoS ये होना चाहिए। थोड़ा सा मुझे इसमें भी शक है आपका बोटनेट अटैक में, लेकिन मैक्सिमम यही होना चाहिए, DDoS अटैक। आगे चलते हैं। IoT उपकरणों में वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन थे, फिर मैं बोल रहा हूं हर एक चीज आप नहीं पढ़ सकते हो, कुछ चीजें आपको कॉमन सेंस लगाना है। सपोज करो जैसे IoT मैंने बता दिया, IoT क्या है? आपके रूम में सारे वो लगे, मैंने नहीं पढ़ा, ये बिल्कुल नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता, मैं कॉमन सेंस से कर रहा हूं, ठीक है। मेरे रूम में सब कुछ लगा है, कैमरा लगा है, डिजिटल बोर्ड लगा है, लैपटॉप रखा है, AC चल रही, सारी चीजें हैं, ठीक है। अब ये मुझे IoT से कनेक्ट करना है, तो क्या मैं केबलें डालूंगा? क्या केबल से वायर से कनेक्ट करूंगा? क्या सारी चीजें? फिर तो मेरे लिए बहुत ज्यादा लेंदी हो गया, ठीक है। तो क्या मुझे ऐसी चीज चाहिए जो वायरलेस हो? इनमें से वायरलेस चीज कौन सी आपकी? ईथरनेट वायरलेस नहीं है, ठीक है, इसमें भी केबल का यूज होता है, कोएक्सियल केबल का यूज होता है, ठीक है, तो ये नहीं है। फाइबर ऑप्टिक भी केबल होती है, ये नहीं है। USB आपको पता है कि USB क्या है? एक सिंपल सा मेमोरी है ये तो, ठीक, ये भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ब्लूटूथ। और भी चीजों का यूज होता है, IoT में तो 5G का भी यूज होगा, बट इसमें वायरलेस तकनीक कौन सी है आपकी? ब्लूटूथ। आगे चलते हैं। अपाचे हडूप फ्रेमवर्क का एक बड़ा हिस्सा किस भाषा में लिखा गया है? ठीक है,
अपाचे हडूप फ्रेमवर्क है जो, एक बड़ा हिस्सा किस भाषा में लिखा है, इसमें भी मुझे थोड़ा सा शक है पाइथन और जावा में, मेरे हिसाब से पाइथन है, ठीक है, एक बार आप इसको देख लेना, क्रॉस चेक कर लेना। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक, ये तो बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हर जगह मिलेगा, टिम बर्नर्स ली हैं इसके। आगे चलते हैं, सोशल मीडिया में हैशटैग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ये भी मैंने क्या बोला, ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन थे, इसमें आपको कोई बहुत ज्यादा वो चीज नहीं करनी थी, कॉमन सेंस है, ये हर जगह हो सकता है, कहीं पे किसी एमसीक्यूज में आपको पहले बता दिया हो, ठीक है। तो सोशल मीडिया में हैशटैग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो क्या है प्राथमिक उद्देश्य हैशटैग का, पोस्ट को उसकी भावना के आधार पर वर्गीकृत करना। हैशटैग लगा देते हो तो पोस्ट पता चल जाता है किस चीज से रिलेटेड पोस्ट है, उसकी भावना क्या है पोस्ट की, वर्गीकृत हो जाता है, आप जाके फिर उससे जुड़ना है तो जुड़ते हो, नहीं जुड़ना है तो नहीं जुड़ते हो। अगर इसमें एलिमिनेशन से होना था, ये डायरेक्ट नहीं जाते आप आंसर पे कि किसी पोस्ट में व्यंग्य या विडंबना दर्शाने के लिए, बिल्कुल नहीं, हैशटैग क्यों करेंगे। आसान खोज के लिए कीवर्ड विषयों को चिन्हित करना, ये भी नहीं है। किसी पोस्ट के लेखक की पहचान करने के लिए, ये भी नहीं है, तो चौथा ही हो जाता। ये थोड़ा बी में थोड़ा हो सकता था कि लोग थोड़ा सोच लें, बट होगा इसका चौथा ही। आगे आ जाते हैं, एक कंप्यूटर के सीपीयू में लाखों बहुत छोटे स्विच होते हैं, ठीक है, ये तो मैंने कई बार बताया है आपको, ये जब कंप्यूटर की पीढ़ियां पढ़ रहे होते हो ना, तो इंटीग्रेटेड सर्किट मैंने बताया, इंटीग्रेटेड सर्किट में पहले कम ट्रांजिस्टर आते थे, धीमे धीमे ट्रांजिस्टरों की संख्या बढ़ती गई, और मेनली है ही ये ट्रांजिस्टर बेस्ड है पूरा। तो अब जो अल्ट्रा लार्ज स्केल ट्रांजिस्टर होते हैं, ठीक है, यूएलएसआई, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स का यूज होता है, ट्रांजिस्टर्स हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं, यदि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में संवेदनशील या गोपनीय डेटा है तो आप फाइल को एनक्रिप्ट कर सकते हैं, और इसे, अब एनक्रिप्ट करने का मतलब ही होता है, अगर संवेदनशील है, संवेदनशील मतलब ऐसा कि जो आपका लीक ना हो, कोई और ना देख पाए आपके, ठीक है, आपके अलावा, तो आप क्या करते हो, पासवर्ड पासवर्ड द्वारा उसे क्या कर सकते हो, पासवर्ड से सुरक्षित करोगे ना, प्रोटेक्ट से सुरक्षित क्यों करोगे, प्रोटेक्ट तो आपको करना है, लेकिन किस चीज से प्रोटेक्ट करोगे वो पासवर्ड हो जाएगा। आगे आ जाते हैं, ई गवर्नेंस में डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए अक्सर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। ई गवर्नेंस आपको पता है, डिजिटल दस्तावेज पता है, इसमें मैं हल्का सा बताता हूं, अगर आप लोगों ने ट्रिपल सी किया होगा तो इसका प्रमाण पत्र जो मिलता है वो डिजिटली हस्ताक्षरित आता है, ठीक है। तो जितने भी वो हैं, अगर आप वहां से आप कोई चीज डाउनलोड करते हो उस पर डिजिटल साइन होते हैं, तो ये पता चलता है कि हाँ ये चीज आपकी प्रमाणित है डिजिटली, तो ये क्या हो जाएगा, डिजिटल सिग्नेचर, इसका यूज होगा। आगे चलते हैं, ईमेल एड्रेस के भाग यूजर नेम और डोमेन नेम चिन्ह द्वारा अलग कीजिए, ये तो कुछ चीजें प्रैक्टिकल होती हैं, आप भी ईमेल एड्रेस यूज करते हो, ये @gmail.com, तो किससे यूज उसको अलग करते हो, @ से, इसमें तो कुछ था ही नहीं, तो ये @ हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट से सभी गैर मुद्रण युक्त कैरेक्टर को हटा देता है, तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जो गैर मुद्रण मतलब जिसको आप प्रिंट नहीं कर सकते हो, तो उन कैरेक्टर्स को हटा देता है, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, क्लीन। आगे चलते हैं, के मीन्स एल्गोरिदम एक एल्गोरिदम है, तो के मीन्स एल्गोरिदम कौन सी है आपकी, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। आगे चलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता दस्तावेज शीर्षकों के आधार पर कंटेंट की तालिका, अब वर्ड तो पता है ना, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, और एक्सेल में तो आपको पता है ना, तालिका टेबल फ्लो चार्ट डेटा वगैरह के लिए कौन सा है, एक्सेल है। लेकिन अगर आपको वर्ड में भी ऐसी तालिकाएं बनानी है तो आप क्या करते हो, यहां से आप समझ जाओ, जैसे आपको कुछ भी नहीं पता है, हाइपर लिंक में क्या है, आप लिंक दे देते हो कि उस पर कोई क्लिक करेगा तो उस वेबसाइट पे जा सकता है। स्पेलिंग और ग्रामर चेक में क्या मिस्टेक चेक करते हो, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मेल मर्ज में क्या करते हो, मेल कर देते हो, बचा क्या, स्टाइल, कि उसको स्टाइल करके आप इस तरीके से चीजें बना सकते हो। आगे चलते हैं, पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को क्या कहा जाता था, ये तो मैंने पहले भी बताया था कि कौन, ब्लेज पास्कल ने बनाया था यांत्रिक कैलकुलेटर, तो पास्कलाइन हो गया, सिंपल है। ये तो आपने पहली जो आपको पढ़ाई थी पहली क्लास का पहला ही फैक्ट था। हाँ, अब आ जाइए, कानपुर में स्थित लाल इमली मिल किस प्रकार के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि इस मिल का वस्त्र मैंने खरीदा है, 1 मिनट। हम्म
कानपुर में स्थित लाल इमली मिल किस प्रकार के वस्त्र के लिए फेमस है? तो किस प्रकार के वस्त्र के लिए फेमस है? वूलन, ऊनी वस्त्र बनाती है। ठीक है, ये हो गया। अभी शायद ये बंद हो गई है ये मिल ना, कानपुर की एक जेके जूट मिल थी काफी बड़ी, और एक ये थी। उत्तर प्रदेश ने आईटी, टेक्सटाइल, हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करने के लिए राज्य में कितने सेज को मंजूरी दी है? टोटल, अगर ये टोटल बोल रहा है, अभी हाल ही में नहीं बात हो रही, तो यूपी में टोटल नंबर ऑफ सेज कितने? 31। ठीक है, उसी की बात हो रही है, क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं बोला है, ये बोला है कि राज्य में सेज आर्थिक क्षेत्र को कितने मंजूरी दी, ये नहीं बोला है कि इस सरकार ने कि अभी 2023 में 22 में ये, तो ये आपका टोटल 31 सेज हैं। सेज क्या होते हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। आगे चलते हैं। लखनऊ में स्थित रूमी दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? ये मैंने शायद यूपी स्पेशल आपको डिटेल में पढ़ाया है। रूमी दरवाजा भी लिखा है, आशापुद्दौला इसके समय किस लिए बना था, हो सकता है हाइट भी लिखाई हो। वैसे बोले ना, ये थोड़ा सा नॉन कन्वेंशनल क्वेश्चन है, किसी चीज की हाइट पूछ रहे हो, कुतुब मीनार की हाइट पूछ लो किसी की, उसकी तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तो मान सकते थे कि लेटेस्ट है, सबसे ऊंचा है, मान लो। तो ये वैसे क्वेश्चन है कि ये मान के चल रहे हैं कि स्टूडेंट कुछ कर पाए ना कर पाए, तुक्का मारे, तो ये 60 फीट है वैसे ये। लखनऊ में स्थित बाल संग्रहालय चिल्ड्रन म्यूजियम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो चिल्ड्रन म्यूजियम है आपका, दिख तो रहा है ना सबको, थोड़ा सा एक बार कमेंट करो। जो चिल्ड्रन म्यूजियम है लखनऊ में, उसकी स्थापना 1957 में हुई थी। ये तो हमने वैसे भी आपको यूपी में जो जो संस्थान स्थापित हैं उनका सारा डिटेल में दी थी। इसके बाद वो तो दी थी, प्लस अभी जब हम रिवीजन करा रहे थे उसमें भी हमने पीडीएफ दी थी, सारे म्यूजियम वगैरह की बात हुई थी। आगे चलते हैं। हाल ही में नोएडा शासी निकाय ने किस सड़क का नाम बदलकर रामनाथ गोयनका मार्ग कर दिया? फिर से आ गया करंट का, करंट से ही रिलेटेड सारा ये फैक्ट उठा ले रहे हैं। तो ये क्या है इसमें कि अमलतास रोड थी नोएडा की, इसको बदल के क्या कर दिया? रामनाथ गोयनका मार्ग। आगे चलते हैं। वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्य जीवन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये की थी अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट ने 2012-13 में। निम्न में से कौन सा स्थान उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी? ये तो बड़े नॉर्मल से कराए हैं, अभी बिहार वालों के लिए भी दिया था मैंने, सारे कौशल वत्स अवंती कराए थे आपको। कौशल क्या था? भगवान राम का भी माना जाता है कि वो कौशलपुरी राजा, ठीक है, कि भगवान राम भी कौशल राज्य के वो थे। तो कौशल की 2 राजधानी थी, मेन राजधानी श्रावस्ती थी, एक थी अयोध्या। इसमें से क्या है? श्रावस्ती दिया। उत्तरी कौशल की क्या थी? श्रावस्ती। निम्न में से किस नृत्य शैली में एक महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर रोशन दीपकों के एक स्तंभ को संतुलित करती? अब देखो ये कॉमन सेंस है, अगर आपको नहीं भी पता था ना तो भी आप इसको कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि चरकुला को घड़ा नृत्य बोला जाता है। लेकिन इसको करना कैसे था आपको? रासलीला सबको पता है, रासलीला में ऐसा कुछ होता नहीं दीपक वगैरह वाला, ठीक है। इसका नौटंकी तो एक प्रकार का नाटक है, उसमें भी कुछ नहीं होता है। ख्याल क्या है? गायन है। तो क्या बचा? नृत्य कौन सा बचा आपका? चरकुला, जिसको घड़ा नृत्य भी बोला जाता है, घड़े के ऊपर दीपक रहते हैं आपके। तो ये आराम से हो जाना था, मतलब इसका क्या हो जाएगा? चरकुला। आगे चलते हैं। आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस क्षेत्र में उत्पादित की जाती हैं? इसमें हल्का सा, अभी क्या है, मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिला, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वैसे मैंने लिस्ट प्रोवाइड कराई थी आपको, हर राज्य की, हर जिले की कराई थी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाली भी कराई थी, वो भी कराई थी। इसको मेरे हिसाब से मुरादाबाद और मिर्जापुर होना चाहिए, एक बार इसको भी क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। फतेहपुर सीकरी को पहले फतेहाबाद, अब देखो फिर से इनका काम है, जीएस आपसे पूछ तो रहे हैं, ये पूछ सकते थे फतेहपुर सीकरी में बहुत सारे बने हुए हैं, किसके नाम पे बने, कब बने, बुलंद दरवाजा किस जीत के बाद, क्योंकि ये इतने रिपीटेड क्वेश्चन हो गए, इनको कुछ नया चाहिए था। नया भी दिया है और आसान भी दिया है कि लोग गलत भी करें और सही भी करें। तो ये क्या था? ये पूछा है कि जो फतेह शब्द है, यह शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो भाषा देख के ही आप समझ जाते। मुगलों का काल था, अकबर ने बसाया था। अकबर के टाइम पे 2 भाषाएं ही मेनली यूज होती थी, अरबी और फारसी। इसमें कौन सी है आपकी? फारसी, तो सीधा फारसी हो जाता। देवगढ़ में स्थित, ये कराया एंशिएंट के ये क्वेश्चन आए हैं, जो कन्वेंशनल आए होंगे ना वो नहीं गलत हुए होंगे।
देवगढ़ में स्थित गुप्त काल का दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्राचीन ज्ञात है। दशावतार मंदिर मैंने बताया झांसी के पास ही ललितपुर में है, देवगढ़ में, ठीक है। पंचायतन शैली में बना है, चबूतरे पे जाओ, अब तो थोड़े बहुत खंडर बचे हैं इसके। तो ये तो बताया था कि सबसे पहला मंदिर था जो आपका पंचायतन शैली में बना होता है। पंचायतन शैली क्या होती है कि बीच में आपके मुख्य देवता का मंदिर, अगल बगल जो है आपके गौड़ देवता है उनका मंदिर, ठीक है। 5 मंदिर टोटल होते हैं। निम्न में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1966 में की गई थी? ये आपका थोड़ा सा अंदर से पूछ दिया गया, और जैसे ही मैंने बोला कि ये अब चाह रहे हैं कि जो रिपीटर्स हैं वो या तो पढ़ के आए और ज़्यादा मेहनत करें, इजीली कोई कर ना पाए। तो ये उस टाइम पे क्या था कि जो यूपी का राज्य पशु था, ठीक है, दलदली हिरण, स्वयं डियर, इसके संरक्षण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और हस्तिनापुर आपका सबसे बड़ा भी है। अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने नगर निगम है? ये तो कराया है, जनगणना में भी कराया था आपका, और अभी जब यूपी स्पेशल करा रहे थे रिवीजन, उसमें भी कराया था, 17 ही है ये टोटल, ठीक है। लेखकों और उनकी कृतियों रचनाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? अब ये थोड़ा हिंदी से रिलेटेड आ गया है, हिंदी वाले सेक्शन में इसको देख लेंगे, अभी इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। सारनाथ, इसको कमेंट सेक्शन में कर देंगे, यही एक क्वेश्चन है, उसको कमेंट सेक्शन में डाल देंगे। सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? फिर से ध्यान रखो कि इसमें ये कॉमन सेंस लगाना था, एक तो कि किन 2 नदियों के संगम पे है। एक नदी पूछते सबको पता था कि गंगा है, ठीक है, तो गंगा नदी तो है ही, तो बाकी तो ये अपने आप हट जाएंगे। यमुना काली उधर से जाती नहीं है, बेतवा चंबल जाती नहीं है, तो गंगा और सोन, और गंगा वरुणा में होता तो सोन नहीं जाती है, सोन यहां से हटा दोगे तो क्या बचेगा? गंगा और वरुणा, यही आपका सही हो जाएगा। वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। आगे चलते हैं। निम्न जीआई टैग उत्पादों और स्थानों का मिलान करो, ठीक है। जीआई टैग उत्पाद हैं और उनके स्थान है, आपको मिलान करना था। बड़ा ही सिंपल सा आया था ये तो। ये क्या करना था आपको, देखो ये 2 पकड़ लेते आप। जब मैंने कराया था तब भी बताया था आपको कि कालीन भैया आपको पता होना चाहिए, और दरियां, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मिर्जापुर और भदोही में थोड़ा सा आपको क्या होता है, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, क्योंकि कहीं पे दरियां है, मिर्जापुर वैसे ये दरियां के लिए भदोही है, इसमें हल्का सा मेरे को वो है, और कालीन है, लेकिन वो आपका ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो ये हो जाएगा आपका हस्त निर्मित दरियां कहाँ आ जाएंगी? मिर्जापुर में, और कालीन चली जाएंगी भदोही। इसके बाद वॉल हैंगिंग चला जाएगा आपका कहाँ पे? गाजीपुर में, और कैंची चला जाएगा मेरठ में। तो यहां से आप मिला लो कि पहले का सी और दूसरे का आपका क्या है, दूसरे का डी किस में है? पहले का सी, दूसरे का डी, और तीसरे का क्या है? ए। तो ये क्या हो जाएगा? पहले ही हो जाएगा आपका। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी नीडा, यूपी नीडा इसको पूरा बोला जाता है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो अप्रैल 1983 में इसकी स्थापना की थी, तो लिखाया है, डायरेक्शन के साथ लिखाया था। उच्च श्रेणी के सिलिका बलुआ पत्थरों के बड़े भंडार क्रमशः इलाहाबाद और चित्रकूट। अब देखो ये क्वेश्चन आप कैसे कर लोगे, मुझे इतना बताओ कि लोग केवल क्षेत्र जो फेमस हैं, जैसे ललितपुर का सोनराई क्षेत्र है, फेमस चीजों के लिए हो, वो तो कर लेते हैं, लेकिन इन चीजों को इतना अंदर जाके कैसे कर लेंगे? सैंड वालू का पता है लोगों को कि इलाहाबाद है, थोड़ा बहुत इधर उधर मिलता है, तो ये थोड़ा अंदर से पूछ लिया इन्होंने कि सिलिका बलुआ पत्थरों के बड़े भंडार इलाहाबाद और चित्रकूट जिलों के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो उत्तर भारत के कांच उद्योग की आपूर्ति के लिए फेमस हैं। इसको देख लेना एक बार, खांडेसरा और थारी होना चाहिए इसका। आगे चलते हैं। हाल ही में जल शक्ति जो मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह,
उत्तर प्रदेश में 1 सप्ताह तक चलने वाली इन्होंने एक नल एक पेड़ योजना शुरू की थी। यह योजना निम्न में से किसके द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई थी? ठीक है, तो ये आपको बताना है। नमामि गंगे और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग, इसी के द्वारा शुरू की गई थी। नमामि गंगे परियोजना डिपार्टमेंट जो है आपका और ग्रामीण जल आपूर्ति डिपार्टमेंट है, इनके द्वारा शुरू की गई थी। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने, ये यहाँ पे जीएस का पोर्शन पूरा खत्म हो गया। जीएस हो गया, यूपी स्पेशल हो गया आपका और कंप्यूटर हो गया, 3 चीजें हो गई। अब आपका रीजनिंग आएगा और इसके बाद हिंदी आ जाएगा। ठीक है, हिंदी के आंसर प्रोवाइड करा देंगे, हो सकता है लाइव में ही करा दें। तो यहाँ पे अभी तक आपके जीएस के टोटल नंबर क्वेश्चन में से आपके कितने सही हैं ये आप कमेंट में बता दो। शाम तक हम ग्रुप में, एक ग्रुप आप लोगों को पता ही होगा, जो लोग नहीं जान रहे हैं, जीएस रिवॉल्यूशन करके टेलीग्राम पे ग्रुप है, हम एक गूगल फॉर्म डाल देंगे, उसमें सब लोगों के नंबर वगैरह ले लिए जाएंगे, जिससे कि कल इस पे कट ऑफ पे एक डिटेल विश्लेषण आ जाएगा। एक बात ध्यान रखना कि जो लोग भी पढ़ रहे हैं, जिसमें भी 30% से कम जीएस आ रही है, बिल्कुल माइंड कर लेना इस बात को। आपको पर डे तैयारी करनी है, पर डे 20 मिनट का, ज्यादा लंबा मत देखो। जो 2-2 घंटे का करंट देख रहे हैं ना, उनसे फायदा नहीं है। यूपीएससी नहीं कर रहे हो तैयारी, ऐसा करंट करो पर डे का 13 से 14 हेडलाइंस बनती हैं, छोटी छोटी बनती हैं, जिसमें क्या होता है, करंट होता है, उस करंट से रिलेटेड जीएस की बात होती है, उसको पढ़ो। इसके लिए हमने यूट्यूब पे ही फ्री इनिशिएटिव शुरू कर दिया, पर डे आपको करंट बताया जाएगा। आज भी एक क्लास आ रही है, शाम तक आपको करंट मिल जाएगा, मतलब करंट मिस नहीं होगा। हर दिन का जो करंट होता है, आपको करंट के साथ जो भी जीएस जुड़ी है पूरी बताई जाएगी यूट्यूब पे। पीडीएफ्स आपको सारी ग्रुप में मिल जाएगी, जीएस रिवॉल्यूशन के ग्रुप में 24 घंटे बाद पीडीएफ मिलती रहेगी। उस करंट के सहारे आप अपनी तैयारी करो, स्टैटिक जीएस को रिवाइज करके रखो, फिर आपको लगेगा कि पूरा पेपर आपका पढ़ा हुआ है। और नहीं तो कितनी भी तैयारी कर लो, लास्ट टाइम में आप करंट पढ़ने बैठोगे 15 दिन पहले, गलतियां होंगी। क्योंकि जब आप इकट्ठा पढ़ रहे होते हो ना, तो 10 लाइनें होती हैं, आप ऊपर की पढ़ते हो, मिस करके चले जाते हो कि एग्जाम आ रहा है। ठीक है, कौन करे इतना, कौन पढ़े। और जब आप डेली पढ़ रहे होते हो, वो माइंड के एक कॉर्नर में होती है, आप 1-2 बार और उसको रिवाइज कर लोगे। और करंट कैसा मिलेगा आपको, मुश्किल से एक तो हेडलाइंस मिल जाएंगी, हेडलाइंस से ही काम हो जाएगा, या 3 या 4 पेज से ज्यादा का करंट नहीं होगा एक दिन का। तो केवल हेडिंग है, वो आपने समझ लिया तो आपका वो करंट आप साल भर का भी देखोगे 300 पेज में आ जाएगा। फिर कोई भी एग्जाम देते रहो, जीएस भी 50% उसी से रिलेटेड हो जाएगी। जो करंट आपको पढ़ाया जाएगा, आप देखोगे 50% जो जीएस की चीजें हैं यहां से कवर हो गई। कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई केस चल रहा है, कोई याचिका दायर हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने रिट लगाई है, ठीक है, रिट जारी की है, तो आपको सारी रिटें बता दी जाएंगी। ऐसी जो भी चीज होगा उससे रिलेटेड बताया जाएगा। तो आपकी जीएस की तैयारी भी पूरी किससे हो जाएगी, करंट के थ्रू ही हो जाएगी। तो आराम से पढ़ सकते हो। कट ऑफ के लिए अभी थोड़ा सा आ जाने दो डेटा, जल्दी में बोलना थोड़ा सा ये लगता है, फिर बाद में चीजें खराब होती है ना। तो कट ऑफ का डेटा आ जाने दो, आप कमेंट सेक्शन में भी बता दो, जिसके जो भी नंबर बन रहे हैं उसको बता दो। शाम में आपको 6 से 7 बजे के बीच में एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा, सारे ग्रुप में शेयर कर देंगे। आप उसमें अपना नंबर डाल देना कि कितने नंबर बन रहे हैं, बहुत ऑनेस्टली डालना, क्योंकि ये आप ही लोगों के लिए होगा। इसके बाद कल इस पे एक विश्लेषण वाला पूरा डिटेल वीडियो आ जाएगा। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही। 3:30 बजे से आपको रीजनिंग कराएंगे उपेंद्र सर, तो रीजनिंग की सारी वो करा दी जाएगी। ओके, थैंक यू।